कि मनुष्य के आधे फेफड़े पौधे पर लटकते हैं, क्योंकि जो वहाँ से जो ऑक्सीजन आता है वही इंसान ले पाता है। जितनी भी उपजाऊ मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी के पीछे का राज जो है ऑर्गेनिक कार्बन, उसके पीछे है जंगल। कोई विरले लोग हैं जो इन जंगल का इम्पोर्टेंस को समझते हैं। तो आम जो इंसान है, ज़रूरी है कि इस जंगल का इम्पोर्टेंस हम समझें। अगर हम इस जंगलों को अगर संभाल नहीं सकते तो कम से कम उसे काटे ना। मनुष्य सिर्फ शोषण कर रहा है, जबकि उसको पोषण करना चाहिए। अगर इस सृष्टि ने, इस प्रकृति ने मनुष्य को इतना सुंदर बनाया, इतना सामर्थ्यशाली बनाया, इतना बुद्धिमान बनाया, तो ज़रूरी है कि इस मनुष्य ने इस धरती को संवारना चाहिए, संभालना चाहिए, उसको पोषित करना चाहिए। जब हमें गाड़ी पार्क करनी होती है ना, तो हमें किसकी याद आती है? पेड़ की याद आती है। तो चाहिए हमें कि हम अगर एक गाड़ी ले तो उसके साथ में 5 पौधे लगाएं। अगर जंगल नहीं रहेंगे तो हर साल ये टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। जिस औसत में जंगल घटेंगे उस औसत में टेम्परेचर बढ़ेगा। जिस औसत में जंगल घटेंगे उस औसत में बारिश कम होगी। जंगल नहीं है तो अमंगल की शुरुआत है। पैसे तो सबके पास है, लेकिन जीवन किसी के पास नहीं। पैसे सबके पास है, लेकिन स्वास्थ्य किसके पास नहीं। खाना तो सबके पास है, लेकिन पोषण किसके पास नहीं। जितना जंगल है उसे बचाइए, उसे फलने फूलने दीजिए, उसे सुरक्षित घोषित कर दीजिए। अगर कोई पौधे को काट रहा है तो आप समझ लेना आपकी उंगली को काट रहा है, आपके हाथ को काट रहा है, आपके पैर को काट रहा है। दोस्तों, हर इंसान के जीवन में उनके माता पिता का जो महत्व होता है वो सबसे ऊपर होता है। क्यों उनका जो महत्व है वो इतना ऊपर क्यों होता है? क्योंकि उन्हें वो बना नहीं सकता। उन्हें अपनी ताकत की दम पर, अपने पैसों की दम पर, अपने कर्तृत्व की दम पर उन्हें निर्माण नहीं कर सकता, क्योंकि वही उसे निर्माण करते हैं। तो अगर माता का और पिता का महत्व इतना बड़ा है, तो जो इस पूरे ब्रह्मांड की जीव सृष्टि को संभाल रहे हैं उस माता पिता के बारे में क्या कहना होगा? ये जो धरती है उसे हम माता कहते हैं, क्योंकि वो सबका पालन पोषण करती है। और धरती जिस माध्यम से पालन पोषण करती है वह वनस्पति है। इस पृथ्वी का निर्माण हुआ और जहाँ पर जीव सृष्टि फलने फूलने लगी, तब से ये वनस्पति इस धरती पर है। लाखों सालों से यहाँ पर जो जंगल है इस जीव सृष्टि को आधार दे रहे हैं। अगर जीव सृष्टि पैदा हो रही है तो उनके पालन पोषण का जो माध्यम है वो जंगल ही है। जो सभ्यता की बात कर रहा है वो मनुष्य भी पहली बार जब पैदा हुआ तो जंगल में ही हुआ। उसने कुछ पत्थर खा के जिंदा नहीं रहा। वो आज तक इतिहास में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि आदि मानव ने पत्थर खाया या लावा रस पिया। नहीं, उसने कंदमूल खाए, फल फूल खाए, पत्ते खाए, दूसरे छोटे जीव खाए, मतलब शाकाहार और मांसाहार, ये दोनों करके वो जिंदा रहा। आज जिस सभ्यता की वो बात कर रहा है उस सभ्यता तक पहुंचने के लिए उसे पहली जो सीढ़ियां हैं वो जंगल से आई। और आज भी अगर वो सभ्य हो गया है तो आज भी उसके जीने में जंगल का 100% हिस्सा है। क्योंकि चाहे वो शहर में रहे, लेकिन शहर की जो आबो हवा है, वहाँ का जो मौसम है, वो जंगल तय करते हैं। जो इस धरती पर जो जंगल है, जो वन है, वही पेड़ पौधे तय करते हैं कि हवा का रुख कैसा होगा, हवा कितनी गर्म होगी, हवा कितनी ठंड होगी।
हवाएं कैसी बहेंगी। एक ग्लोबल वार्मिंग का जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है उसके पीछे जंगल ही है। इन जंगलों का कोई विकल्प नहीं है। जैसे कि हमेशा सदगुरु कहते हैं कि मनुष्य के आधे फेफड़े पौधे पर लटकते हैं, क्योंकि जो वहाँ से जो ऑक्सीजन आता है वही इंसान ले पाता है। अगर पौधे अगर ऑक्सीजन नहीं बनाएंगे तो दूसरी चीज़ या तो कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड एक गर्म वायु है जो आपकी ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है, चाहे वो कार्बन मोनोऑक्साइड हो चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है तो माहौल गर्म हो जाता है, क्योंकि वो गर्म गैस है। तो ऑक्सीजन की मात्रा 21% होनी चाहिए, जो कि अब घट चुकी है। बड़े बड़े शहरों में ये 14, 15, 16 तक नीचे आ गई, और अगर ये 15 से नीचे गई तो वहाँ पे रेड जोन घोषित किया जाता है। सांस की बीमारी होने वाले लोग वहाँ जिंदा नहीं रह सकते, आसानी से उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वो सैचुरेशन लेवल पे आ जाएंगे। तो इन सब के पीछे है जंगल। बारिश गिरती है उसके पीछे है जंगल। मिट्टी में जल का स्तर बना रहता है उसका कारण है जंगल। जितनी भी उपजाऊ मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी के पीछे का राज जो है ऑर्गेनिक कार्बन, उसके पीछे है जंगल। हम जितनी चीजें इस्तेमाल करते हैं उनमें से दवा हो, चीजें हो, उन सब के पीछे है जंगल। तो आज भी जंगल का जो हिस्सा है वो मनुष्य के जीवन में हमेशा सबसे बड़ा रहता है। तो ये जब सबसे बड़ा हिस्सा है वो हिस्सा अब घटने लगा है। शायद आपने वो वीडियो देखा होगा कि 1985 से लेकर 40 साल के बाद हर साल में कैसे पृथ्वी पर जंगल ख़त्म किए गए और वहाँ पे खेती करना शुरू कर दिया, इंडस्ट्रीज़ खड़ी कर दिए, शहर बस गए, और कैसे इस धरती को वीरान किया जा रहा है। तो 50% जंगल हमने खो दिया है। अभी कल ही फ्रांस की न्यूज़ आई थी कि वहाँ पे जंगलों में नई बीमारियाँ घुस गई है। जंगल के जंगल जल रहे हैं अपने आप, पौधे, बड़े बड़े पौधे मर रहे हैं, उनको अलग अलग कीड़ और अलग अलग बीमारियाँ लग रही है। तो ये सब नतीजा जो है वो बहुत ही भयानक और दर्दनाक मंजर का आपको निर्देश कर रहा है। टाटा टी ने एक ऐड लॉन्च की है, अभी 1-2 दिन की बात है, कि जो मछलियां पानी में तैरती है तो उनको तैरने के लिए पानी नहीं है। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पेल ऑफ वाटर, लेकिन वो वेल जो है वो ड्राइड हो गई है, उनको पीने के लिए एक सिंगल ड्रॉप भी नहीं है। तो वहाँ पर वो धूप से तिलमिला रहे, प्यास से तड़प रहे। ये पोएम उन्होंने वहाँ पे ऐड कर दी है। तो जब हम बच्चे थे तब पोएम अलग थी, अब बड़े हो गए पोएम अलग हो गई। तो ये नतीजा किसका है? ये नतीजा है जिन वनों को हम बेदर्दी से और बड़ी गैर जिम्मेदारी से उसको मिटा रहे, तो वो वापिस पैदा नहीं कर सकते। एक साउथ इंडिया में एक जंगल मैन है जिसने अपनी 40 एकड़ खेती को जंगल बनाया, लेकिन उसको 40 साल लगे। जंगल बनाने के लिए उसको 40 साल लगे, पूरी जिंदगी उसने उसको खपाई, तब वो वहां पे जंगल पैदा कर पाया।
तो दोस्तों, कोई विरले लोग हैं जो इन जंगल का इम्पोर्टेंस को समझते हैं। तो आम जो इंसान है, ज़रूरी है कि इस जंगल का इम्पोर्टेंस हम समझें। अगर हम इस जंगलों को अगर संभाल नहीं सकते तो कम से कम उसे काटे ना। आपको पता है, जंगल में मनुष्य का जितना विकास होता है, प्राकृतिक विकास, उतना शहरों में नहीं होता। जंगलों में मनुष्य प्रकृति के जितने करीब हो जाता है, प्रकृति के रहस्य को जितनी अच्छी तरह से वो समझ सकता है, उसमें जितना चैतन्य जागृत रहता है, उतना शहरों में नहीं रहता। तो आप हमेशा जानते होंगे कि जब भी कोई प्रतिभाशाली मनुष्य का निर्माण होता है, उसका बचपन हमेशा गांवों में बीता होता है, शहरों में नहीं। शहरों में जिनका बचपन गया वो बेचारे दुर्भाग्यशाली है। तो गांव क्यों? क्योंकि गांव में थोड़ा बहुत तो जंगल है, प्राकृतिक वातावरण है। आज सद्गुरु हमें यही बता रहे हैं कि इन वनों का कोई विकल्प नहीं है। ये जो इकोसिस्टम है ना, ये खुद में समृद्ध है। बस आप उसको उसके हवाले पे छोड़ दीजिए, उसको आज टच मत कीजिए, वो अपने आप को संवार लेती है। अगर आप जहाँ पर खंडर बने हैं घरों के या शहरों के, वहाँ पर आप जाओगे तो वहाँ रेलवे लाइंस हो या घर हो या कोई भी स्टेडियम हो, उन सब में जंगल बन गया। अगर आप नासिक में देवळाली में जाएंगे, एक पीपल और वड के पेड़ ने पूरे घर को पकड़ लिया है। जैसे कि ऐसा आप समझ सकते हैं कि एक डिज़ाइन बनाया, उसने अपनी सभी जो जड़ें हैं उस पौधे, उस घर के बाहर से ज़मीन तक पहुंचाई है, और चारों तरफ से उसने उस घर को घेर लिया है, जैसे कि उसके पंजे ने उस घर को दबोच लिया है। मतलब जहाँ इंसान की दखल नहीं, वहाँ ये जो वन है वो खुद को समृद्ध करता है, वो फल फूल जाता है। जब मनुष्य नहीं था, लाखों सालों में ये वन जो थे वो समृद्ध थे। लेकिन जब से मनुष्य का वहाँ पे संचार हुआ, तब से उसने जंगल का नाश किया। मनुष्य सिर्फ शोषण कर रहा है, जबकि उसको पोषण करना चाहिए। अगर वो ऐसे ही शोषण करता रहा तो खुद का अस्तित्व एक दिन मिटा देगा। कहते हैं मनुष्य का निर्माण क्यों हुआ, जबकि मनुष्य का इस इकोसिस्टम में कोई रोल नहीं है। मनुष्य सिर्फ उपभोक्ता है, उत्पादक नहीं है, सिर्फ ग्राहक है, दाता नहीं है। तो मनुष्य का ये जो गलत व्यवहार है, इसके चलते आज वो खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन मनुष्य खुद खत्म हो जाएगा और वापिस ये सृष्टि अपने आप को संवार लेगी। लेकिन अगर इस सृष्टि ने, इस प्रकृति ने मनुष्य को इतना सुंदर बनाया, इतना सामर्थ्यशाली बनाया, इतना बुद्धिमान बनाया, तो जरूरी है कि इस मनुष्य ने इस धरती को संवारना चाहिए, संभालना चाहिए, उसको पोषित करना चाहिए। अगर वो एक पौधा काट रहा है तो उसने 5 पौधे लगाने चाहिए। उसने अगर इस प्रकृति से कुछ लिया है तो उसके बदले ज़्यादा देने के उसकी मंशा होनी चाहिए। तो लेकिन ये दिखता नहीं है। आज लोग जंगल काट के अपने घर को सुंदर बना रहे हैं। ये सुंदरता उसको मृत्यु की तरफ लेके जाएगी। बहुत अच्छा कहा कि पेड़ काटकर कागज बनाते और उस कागज पे सेव ट्रीज ऐसा लिख के प्रचार करते, कितना भद्दा मजाक है। तो ये मनुष्य ही कर सकता है। उसकी ही
खोपड़ी से ऐसी चालाकी सी बातें आ सकती है। जैसे लोग बोलते हैं, जब हमें गाड़ी पार्क करनी होती है ना, तो हमें किसकी याद आती है? पेड़ की याद आती है। तो चाहिए हमें कि हम अगर एक गाड़ी ले तो उसके साथ में 5 पौधे लगाएं। दोस्तों, अगर जंगल नहीं रहेंगे तो हर साल ये टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। जिस औसत में जंगल घटेंगे उस औसत में टेम्परेचर बढ़ेगा। जिस औसत में जंगल घटेंगे उस औसत में बारिश कम होगी। धीरे धीरे आने वाले सालों में ऐसा अंदाजा है कि कई शहर सूखे पड़ जाएंगे, वहाँ से माइग्रेशन हो जाएगा, पानी ही नहीं रहेगा। जैसे कि आपने एक न्यूज़ सुनी होगी, दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में एक बार ऐसा हुआ कि पानी ही नहीं रहा। तो ऐसा दिन सबको देखने को मिल सकता है। शायद इसी साल आपको मई के महीने में और जून के महीने में आपको इसका कुछ अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन दुख भरी बात यह है, इंसान की जो सोच है उसका दायरा भी बहुत छोटा हो गया है। वो इसका किसी का अंजाम, ये अंजाम किसका है, ये ऐसा क्यों घट रहा है, उसके पीछे का जो रीज़न है, वो कारण है, वहाँ तक उसकी सोच की पहुँच नहीं है। अगर वो होती तो वो जाग जाता। इसलिए तो सद्गुरु को जगाना पड़ रहा है। अरे हे मनुष्य, अगर तुझे जिंदा रहना है तो तुझे वन को बचाना होगा, क्योंकि जीव सृष्टि का जो आधार है वो धरती है, और धरती खुद कुछ नहीं करती, वो इस वनों के माध्यम से ही उसके वो हाथ पैर है। धरती के हाथ पैर है, वन बोले तो उनके हाथ पैर है, उनके माध्यम से वो इन जीवों को संवारती है। न जाने कितने कीड़े मकोड़े सूक्ष्म जीव उसके जड़ों के अंदर बसते हैं, अपना आशियाना बनाते हैं, और हजारों प्राणी जंगल में अपना जीवन बसर करते हैं। आप अगर नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे चले जाओगे तो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा कि जंगल है तो मंगल है, जंगल नहीं है तो अमंगल की शुरुआत है। प्राणी और वनस्पति, इन दोनों को एक दूसरे के बिना जिंदा रहना नामुमकिन है। जैसे कि चाइना की बात हुई, चाइना से जो अभी जानकारी आ रही है वो बहुत ही खतरनाक है। उन्होंने फसल की बर्बादी की वजह समझकर सब पंछियों को मार डाला, एक एक को पकड़कर पूरी पंछियों को, जमात को ख़त्म कर दिया। तो अभी हालात ये है कि वहाँ पर कीड़े इतने बढ़ गए हैं, किसी भी दवा से मरते नहीं हैं, और फसल की फसल वो बर्बाद कर रहे हैं। गलत अलग अलग बीमारियाँ फैल रही है, वहाँ लोग भूखे मर रहे हैं, और बड़ा दर्दनाक मंजर है। तो आप इस सृष्टि की जो श्रृंखला है, उस श्रृंखला में आप छेद करोगे, किसी एक चीज़ को ख़त्म करोगे, जैसे कि जंगल है, पंछी है, कीट है, सूक्ष्म जीव है, किसी को भी आप ख़त्म करोगे तो आप इस पूरे ढांचे को छेद बनाओगे जो उसको नीचे गिरा देगा। और अगर वो ढांचा गिर गया तो सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा? मनुष्य का होगा, क्योंकि हिसाब किताब तो उसी के पास है, बाकी तो कोई हिसाब किताब रखता ही नहीं। तो अगर मनुष्य को अपने अस्तित्व को बचाना है तो उसे इस सृष्टि का आदर करना होगा और उसका शोषण बंद करना होगा। आज लोग जो खुद पौधे लगा रहे हैं, फसलें उगा रहे, खेती कर रहे हैं, वो भी बागवानी करते हैं, लेकिन उस बागवानी में पूरा जहर फैला हुआ है। उस बागवानी के पीछे, उस बगीचे को फलने फूलने का कोई आशा नहीं है, बस पैसे कितने मिलेंगे। उद्देश्य गलत है। तो उस उद्देश्य ने उस बागवानी को गलत दिशा में मोड़ दिया और प्रकृति से दूर हटा दिया। जैसे कि प्रकृति से दूर हटता जाएगा वैसे वैसे ये जीवन क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। आज जो हो रहा है,
पैसे तो सबके पास है लेकिन जीवन किसी के पास नहीं। पैसे सबके पास है लेकिन स्वास्थ्य किसके पास नहीं। खाना तो सबके पास है लेकिन पोषण किसके पास नहीं। खाने के नाम पर जो जहर फैलाया जा रहा है उसके पीछे भी ये मनुष्य का ही शोषण जिम्मेदार है। तो मनुष्य के जो शोषण की जो आदत है, इसने शोषण करते करते वो यहाँ तक पहुँच गया कि अभी वो खुद के जीवन को शोषित कर रहा है। जितना वो प्रकृति का शोषण करेगा उतना उसका जीवन भी छोटा होता जाएगा, और वो हो रहा है। आज हम देख रहे हैं, हम नासिक की बात करें, अंगूर की। 10 साल पहले मंजर ये था कि लोग जोर शोर से अंगूर लगा रहे थे। 10-15 साल की बात है, तो जहाँ जाओ वहाँ अंगूर, अंगूर ही अंगूर। और इतने फर्टिलाइजर्स और इतने स्प्रे केमिकल के, ज़मीन अच्छी थी, पानी अच्छा था, तो अत्याचार हुआ, शोषण हुआ। शुरू में अच्छे अंगूर निकलते थे, ज़मीन अच्छी थी, तो बाहर के देशों में उसका सम्मान था। धीरे धीरे उसमें जहर बढ़ता गया और एक वक्त ऐसा आया, रशिया में और बाहर के कंट्रीज़ ने, फ्रांस ने अपने अंगूर समुंदर में डुबा दिए। बोले जहर है, हम नहीं ले सकते। फिर लोगों ने बांग्लादेश, दुबई, इस देशों में भेजा। मीठे थे, ठीक है, जहरीले थे, थोड़ा रेसिड्यू था तो उनको चलता था, तो मीठे थे इसलिए बेच जाते थे, बिक जाती थी। अभी आज ताकत ये हो गई है कि अंगूर मीठे ही नहीं होते। चलो जहर है तो ठीक था, लेकिन अभी मीठे भी नहीं है। अंगूर को जहरीला है कि नहीं वो बाद में देखा जाता है, पहले देखा जाता है कि मीठा है कि नहीं। और लोग हताश होकर जोर शोर से अभी अंगूर के बगीचे निकाल रहे, काट रहे हैं। अभी काटने का मंजर चल रहा है। दोस्तों, ये कैसी बागवानी हुई? गलती इंसान की है और सजा पौधे भुगत रहे हैं। गलती इंसान की है और सजा प्रकृति को दी जा रही है। शोषण का ये जाल मनुष्य को बर्बाद करके रहेगा और वो बर्बादी शुरू हो गई है। आज नासिक में क्या मंजर है? हालात ये है कि अब किसान के बाद पास में आमदनी का जरिया ही बचा नहीं। क्या करेगा वो? इतने सारे रुपए डाले उस बगीचों में, केमिकल में, जहर में, अभी वो पैसे तो वापस नहीं आ सकते। और जहर में और केमिकल में आप कितना भी पैसा डालो वो कभी वापस नहीं आता, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो एक्सपेंडिचर है, वो खर्चा है। वो कुएं में डालना है, मिट्टी में डालना है, वो वापस नहीं आएगा। तो यही है, आज वापस उस ज़मीन को सुपीक नहीं बना सकते किसान। उनके पास जो पैसा है वो डाल के वो सुपीक नहीं बना सकते। वैसे ही आप जंगलों का वापस निर्माण नहीं कर सकते। जितना जंगल है उसे बचाइए, उसे फलने फूलने दीजिए, उसे सुरक्षित घोषित कर दीजिए। अगर कोई पौधे को काट रहा है तो आप समझ लेना आपकी उंगली को काट रहा है, आपके हाथ को काट रहा है, आपके पैर को काट रहा है। ऐसे ही है। इतनी जिम्मेदारी से आप अगर जागरूक हो जाओगे, हर इंसान अगर जागरूक हो जाएगा, तो इंसान का भविष्य थोड़ा सा तो सुधर जाएगा। तो सद्गुरु आज हमें यही कह रहे कि आप शोषण बंद करो और जागरूक हो जाओ, और इस जंगल की प्राकृतिक रचना को, इकोसिस्टम को समृद्ध होने दो। जो लाखों साल से हमें पाल पोस रही है, उस इकोसिस्टम को आप अगर बचाओगे तो आपके पास भविष्य है। क्योंकि जंगल है तो मंगल है, जंगल है तो जल है, और जल है तो कल है। धन्यवाद।